हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द बुक रीडिंग माइंडसेट में। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, उनकी सोच, उनका नजरिया, जैसा हमें उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के कुछ हिस्सों और सारांशों से पता चलता है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं। सही कहा। कोशिश ये रहेगी कि उन गहरी बातों को समझें, वो असली सबक जो डॉक्टर कलाम के अनुभवों में छिपे हैं। हाँ, उनका संघर्ष, उनकी वो जबरदस्त कामयाबियां और जिंदगी को देखने का उनका तरीका, ऐसा क्या था उसमें। तो ये बस ये कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान की इच्छा शक्ति और मेहनत क्या कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से वो बातें निकालें जो हमें सोचने पर मजबूर करें। शायद कुछ ऐसी चीजें जो आमतौर पर छूट जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर कलाम की विरासत आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जरूर। तो फिर शुरुआत करते हैं एकदम जड़ों से, उनके बचपन से। स्रोत हमें बताते हैं कि उनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, एक छोटा सा द्वीप। हाँ, रामेश्वरम एक तीर्थ स्थान। सोचिए, समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियां और परिवार एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार। उनके पिता जैनुल आब्दीन और माँ आशियाम्मा। स्रोत कहते हैं पिता नावे बनाते थे, किराए पर देते थे। हाँ, कोई बहुत अमीर या पढ़े लिखे नहीं थे। माँ गृहिणी थी, घर में बस गुजारा ही हो पाता था मुश्किल से। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि पैसे की तंगी थी पर घर का माहौल बहुत अच्छा था, मूल्यों से भरा हुआ। मूल्य? कैसे मूल्य? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल। ईमानदारी, सादगी, अनुशासन, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे। अच्छा। उनके पिता की वो खामोश सी धार्मिकता और माँ की उदारता का जिक्र मिलता है। ये भी बताया गया है कि पिता उन्हें सुबह नमाज के लिए ले जाते थे, फिर नारियल के बाग तक टहलने जाते थे साथ में, और वहाँ जिंदगी, आध्यात्मिकता पर बातें होती थी। ये मूल्य सिर्फ सिखाए नहीं गए, उन्होंने जीते हुए देखे। एग्जैक्टली। यहीं से उनके चरित्र की नींव पड़ी, वो बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी मजबूती वाली नींव। और पढ़ाई लिखाई का क्या? स्रोत कहते हैं स्कूल में औसत छात्र थे। ये थोड़ा हैरान करता है इतने बड़े वैज्ञानिक के लिए। हाँ, ये सच है, लेकिन स्रोतों में ये भी है कि औसत होने के बावजूद सीखने की एक तेज इच्छा थी। अच्छा। खासकर गणित और भौतिकी में घंटों पढ़ते रहना, नई चीजें जानने की उत्सुकता, ये गुण बचपन से ही थे। और वो कहानी जो हम सुनते हैं, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, फिर अखबार बांटना। हाँ, वो सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है, वो दिखाती है कि कम उम्र में ही उन्होंने जिम्मेदारी लेना सीख लिया था, अपने सपनों के लिए वक्त, आराम सब कुर्बान करना सीख लिया था। तो ये अनुभव एक तरह से उन्हें मजबूत बना रहे थे। बिल्कुल, स्टील की तरह कह सकते हैं। ये शुरुआती संघर्ष मुश्किलें नहीं थी, एक तरह की ट्रेनिंग थी। रामेश्वरम की वो सादगी, वो मेहनत, वो जिम्मेदारियां, ये सब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए, जो आगे बड़ी चुनौतियों में उनके बहुत काम आए। रामेश्वरम के बाद फिर अगला पड़ाव आया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। स्रोत इसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़, एक टर्निंग पॉइंट बताते हैं। क्यों? देखिए, यही उनके सपनों को असल में पंख लगे। सोचिए, रामेश्वरम के छोटे से स्कूल से निकलकर मद्रास जैसे बड़े शहर के इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में जिक्र है कि फीस का इंतजाम करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे थे उनकी मदद के लिए। ओहो। तो ये दिखाता है कि सपना सिर्फ उनका अकेले का नहीं था, पूरा परिवार उसमें शामिल था। और यही MIT में उन्होंने तय किया कि भारत के लिए काम करना है, वैज्ञानिक बनना है। उस वक्त तो भारत तकनीक में काफी पीछे था। हाँ, ये फैसला बहुत बड़ा था। स्रोत बताते हैं कि पहले वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे। अच्छा। जब वो सपना पूरा नहीं हुआ तो काफी निराश हुए थे। फिर ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से मिले और उन्होंने एक नई दिशा दी। क्या दिशा? कि अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल देश की सेवा में करो। और फिर MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत को इस फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने की कितनी जरूरत है। तो ये सिर्फ करियर चुनना नहीं था, एक मिशन की शुरुआत थी। बिल्कुल। उस समय ऐसा सोचना, जब ज्यादातर टैलेंटेड लोग विदेश जाने का सोचते थे, ये अपने आप में खास था। तो यहाँ से उनके सपनों की असली उड़ान शुरू होती है, भारत को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने का संकल्प। ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है कि कैसे निजी निराशा को उन्होंने एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य में बदल दिया। हाँ, और यही वो जुनून पैदा हुआ जिसने उन्हें आगे की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दी। पढ़ाई पूरी हुई, फिर करियर शुरू हुआ DRDO से, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन।
लेकिन सुनने में आता है कि शुरुआत थोड़ी निराशाजनक रही। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। डीआरडीओ में उनका शुरुआती अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें एक छोटे होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर लगाया गया था, जो उन्हें ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगा, या शायद उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा, ये दिखाता है कि टैलेंटेड लोगों को भी सही अवसर और माहौल मिलना कितना जरूरी है। लेकिन फिर आता है इसरो का दौर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और यहाँ कहते हैं तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बिल्कुल, आईएसआरओ में उन्हें प्रोफेसर सतीश धवन जैसे लीडर का साथ मिला, एक दूरदर्शी नेतृत्व। हाँ। और यहाँ उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भारी जिम्मेदारी मिली। ये तो बहुत बड़ा काम था। उस समय भारत के पास अपनी लॉन्च तकनीक नहीं थी। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा दांव था। स्रोत बताते हैं कि प्रोजेक्ट में बहुत चुनौतियां थी, तकनीकी मुश्किलें, रिसोर्स कम थे, फेल होने का डर था। और फिर 1979 में पहला प्रयास असफल भी रहा। वो समय कैसा रहा होगा टीम के लिए? जाहिर है बहुत मुश्किल। टीम बेहद निराश थी, ऐसा स्रोत बताते हैं। लेकिन यहीं डॉक्टर कलाम के नेतृत्व की असली परीक्षा हुई। कैसे? कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर धवन ने असफलता की जिम्मेदारी खुद ले ली। अच्छा। और जब अगले ही साल 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया, तो उन्होंने डॉक्टर कलाम को आगे किया, क्रेडिट उन्हें दिया। वाह, ये टीम वर्क और लीडरशिप का एक शानदार उदाहरण है। विंग्स ऑफ फायर में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। ये दिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ सफलता में नहीं, असफलता में भी नजर आती है। 1980 की वो सफलता, SLV-3 की कामयाबी, इसने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। जी। इसका क्या महत्व था उस वक्त? ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये भारत के आत्मविश्वास के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था। इसने दुनिया को दिखाया कि भारतीय वैज्ञानिक भी मुश्किल अंतरिक्ष तकनीक में महारत हासिल कर सकते हैं, और इसने भविष्य के बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रमों जैसे PSLV, GSLV की नींव रखी। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक मजबूत कदम था। बिल्कुल, जिसका सपना डॉक्टर कलाम देखते थे। ISRO की जबरदस्त सफलता के बाद उन्हें वापस DRDO बुलाया गया। इस बार क्या भूमिका थी? इस बार उन्हें एक बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण मिशन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। हाँ, स्रोत बताते हैं कि सरकार भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, और डॉक्टर कलाम को इस बड़े कार्यक्रम का मुखिया चुना गया। ये उनके करियर का एक और अहम पड़ाव था, रक्षा क्षेत्र में क्षमता साबित करने का मौका। बिल्कुल। और यहीं से उनका नाम पड़ा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। IGMDP के तहत ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनी। हाँ। स्रोत इस कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण बताते हैं? क्या सिर्फ तकनीक थी या कुछ और भी था? तकनीक तो थी ही, जाहिर है, लेकिन स्रोतों के अनुसार डॉक्टर कलाम का नेतृत्व, उनका मैनेजमेंट स्टाइल, वो भी उतना ही जरूरी था। अच्छा, कैसे? देखिए, IGMDP कोई एक मिसाइल का प्रोजेक्ट नहीं था। इसमें कई तरह की मिसाइलें थीं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज तक। हाँ, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स रहा होगा। बहुत ज्यादा। इसमें कई लैब्स, इंडस्ट्रीज, अकादमिक संस्थान शामिल थे। डॉक्टर कलाम ने इन सबको एक कॉमन गोल के लिए जोड़ा, एकजुट किया। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की बाधाएं होती हैं, उनको कम किया, वैज्ञानिकों को खुलकर काम करने की आजादी दी, और लक्ष्य तय करके उन्हें हासिल करने पर जोर दिया। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ साइंटिफिक कमाल नहीं था, ये बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी उदाहरण था। बिल्कुल सही। उन्होंने साबित किया कि अगर सही लीडरशिप और स्पष्ट लक्ष्य हो, तो भारत की सरकारी संस्थाएं भी वर्ल्ड क्लास रिजल्ट दे सकती हैं। और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों ने तो भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई दी। हाँ, देश को सामरिक रूप से मजबूत बनाया। उनका मिसाइल मैन बनना सिर्फ मिसाइल बनाने की वजह से नहीं था, बल्कि उस विजन और लीडरशिप की वजह से था, जिसने इस मुश्किल काम को मुमकिन कर दिखाया। आपने लीडरशिप और टीम वर्क की बात की। विंग्स ऑफ फायर में इस पर काफी जोर है। स्रोत एक कथन का जिक्र करते हैं, एक व्यक्ति अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, असली शक्ति पूरी टीम में होती है। हाँ। क्या ये सिर्फ कहने की बात थी या उनके काम करने के तरीके में ये वाकई दिखता था? नहीं, स्रोतों से साफ पता चलता है कि ये उनके काम करने का मूल मंत्र था। वो सिर्फ ऑर्डर देने वाले बॉस नहीं थे, वो टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, अपने जूनियर्स की बात ध्यान से सुनते थे, उन्हें क्रेडिट देते थे, और असफलता पर, जैसा हमने SLV-3 के टाइम देखा, ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। कोई खास उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, कई किस्से हैं। जैसे बताया जाता है
कि जब टीम देर रात तक काम करती थी तो वो खुद भी वहीं रुकते थे, उनके साथ खाना खाते थे। अच्छा। वो हर सदस्य को ये महसूस कराते थे कि उसका योगदान जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। उनका मानना था कि मुश्किल प्रोजेक्ट्स में सफलता तभी मिलती है जब हर कोई अपना बेस्ट दे और एक दूसरे पर भरोसा करे। ये उस समय की सरकारी कार्य संस्कृति से तो काफी अलग था, है ना? हाँ, बहुत अलग। जहाँ पद और ओहदे का ज्यादा महत्व होता था, उन्होंने एक ज्यादा बराबरी वाला मिशन ओरिएंटेड माहौल बनाया। ये वाकई सीखने वाली बात है। अच्छा, किताब सिर्फ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में तो है नहीं, इसमें उनके जीवन दर्शन, उनकी सोच की भी झलक है। बिल्कुल। सपनों पर उनका वो मशहूर कथन तो हम सब जानते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। हाँ, और ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सार था। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे, पहले अपने लिए, फिर अपने देश के लिए, और फिर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। तो सपने देखना पहला कदम है, पर असली जादू मेहनत और जुनून से होता है। बिल्कुल, उनका जीवन यही दिखाता है। इसके अलावा और कौन से पहलू उनके जीवन दर्शन के सामने आते हैं स्रोतों से? कई हैं। एक तो है संघर्ष को सकारात्मक रूप से देखना। वो मानते थे कि मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं बल्कि तराशती हैं। उनका अपना जीवन इसका सबूत था। हाँ। दूसरा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर उनका अटूट विश्वास। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कभी पर्सनल फायदे या शोहरत के लिए काम नहीं किया, लक्ष्य हमेशा बड़ा था, राष्ट्रहित का था। और तीसरा, जो बहुत खास है, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। एक टॉप साइंटिस्ट और साथ ही आध्यात्मिक भी। स्रोत बताते हैं कि वो इन दोनों को कैसे जोड़ते थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनके लिए विज्ञान यूनिवर्स के नियमों को समझने का तरीका था और आध्यात्मिकता उन नियमों को बनाने वाली शक्ति से जुड़ने का तरीका। वो मानते थे कि दोनों एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा। वो नियमित रूप से कुरान और गीता पढ़ते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी वो उनकी इसी गहरी आध्यात्मिक समझ से आती थी। एक कर्मयोगी की तरह। बिल्कुल, जो फल की चिंता किए बिना अपना काम पूरी लगन से करता है। तो मतलब विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक वैज्ञानिक की आत्मकथा नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन जीने की गाइड भी है। हाँ, कहा जा सकता है। ये दिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, चरित्र, मूल्य, सही नजरिया ये भी उतने ही जरूरी है। डॉक्टर कलाम का जोर हमेशा राष्ट्र निर्माण पर रहा। विज्ञान और तकनीक को वे देश सेवा का माध्यम मानते थे। हाँ, पुरोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। उनका विजन था भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। वो मानते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनका फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, खेती में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। और वो युवाओं से बहुत मिलते थे, उन्हें प्रेरित करते थे लगातार। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसके युवा हैं। अगर उन्हें सही दिशा और प्रेरणा मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े सपने देखने और देश के विकास में योगदान देने के लिए वो हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते थे। तो कुल मिलाकर विंग्स ऑफ फायर और डॉक्टर कलाम के जीवन से जो मुख्य संदेश निकलता है वो क्या है, अगर हमें उसे कुछ शब्दों में समेटना हो? मेरे ख्याल से स्रोतों का सार यही है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, वो उनका मालिक बन सकता है। एक मछुआरे का बेटा जिसे बचपन में अखबार बेचने पड़े, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति से न सिर्फ देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, मिसाइल मैन कहला सकता है, बल्कि राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंच सकता है। ये कहानी यही बताती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये उतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, जरूरी ये है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। यानी सीमाएं हमारे मन में होती है, असलियत में नहीं। हाँ, अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। डॉक्टर कलाम का जीवन इसी विचार का जीता जागता प्रमाण है। तो डॉक्टर कलाम की विंग्स ऑफ फायर के इन हिस्सों पर हुई इस बातचीत से हमने उनके जीवन के कई अहम पड़ावों को छुआ। रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का वो अविश्वसनीय सफर। हाँ, देखा कि कैसे शुरुआती संघर्षों ने उन्हें घड़ा, कैसे उन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदला, कैसे ISO और DRDO में उन्होंने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता दिलाई, और कैसे टीम वर्क और एक मजबूत जीवन दर्शन उनकी सफलता के आधार बने। हाँ, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये सिर्फ बीते वक्त की कहानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल, ये हर उस इंसान को प्रेरणा दे सकती है जो बड़े लक्ष्य रखता है, जो मुश्किलों से जूझ रहा है और जो अपने काम से दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहता है।